नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। अम्बेडकर नगर के जिला अस्पताल की दिशा और दशा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। चिकित्सकों की मनमानी का आलम यह है कि ओपीडी में बैठते ही नहीं, इलाज से मरीज दर दर भटकते रहते हैं। तो दिन लगातार छापा मारने पर प्रशासन के होश उड़ गए। पहले दिन 10-2, दूसरे दिन 11 चिकित्सक निर्धारित मिले। अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अम्बेडकर नगर का जिला अस्पताल भगवान वर्ष से चल रहा है। धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों को मरीज से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें शासन प्रशासन का भी भय नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कल सीएमओ द्वारा निरीक्षण किया गया तो 10 चिकित्सक निर्धारित मिले और आज जिलाधिकारी ने छापा मारा तो 11 चिकित्सक अनुपस्थित मिले। यानी प्रशासन के खिलाफ निरीक्षण को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हालांकि उप जिलाधिकारी ने बताया कि आज 11 चिकित्सक अनुपस्थित मिले हैं। कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। में 11 डॉक्टर एब्सेंट पाए गए, जिसकी रिपोर्ट डीएम सर को भेज दी गई है। लगभग कितने डॉक्टर एब्सेंट पाए? 11 डॉक्टर एब्सेंट पाए गए। सर आज आपने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, क्या कुछ मिला सर? मैंने 8:30 बजे डॉक्टर संजय शर्मा के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वहाँ की ओपीडी और वार्ड्स का निरीक्षण किया। ओपीडी में जो पर्ची काटने वाले थे और जो कंप्यूटर पर फीड करने वाले थे वो वहाँ पर कार्य कर रहे थे। और ओपीडी में कोई भी डॉक्टर जो है 8:30 बजे तक वहाँ पे नहीं आया था। और 8:45 तक मैं वहीं पर रहा। जब पूरे ओपीडी का मैंने राउंड ले लिया तो कोई भी डॉक्टर जो है वहाँ पर वो नहीं देख रहा था। अपना ओपीडी में मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे। सर क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके खिलाफ? कार्रवाई देखेंगे, उनके स्पष्टीकरण मांगेंगे। कोई उसमें तो कुछ डॉक्टर राउंड की ड्यूटी पे हो सकता है हो, लेकिन कोई राउंड की ड्यूटी ले नहीं रहा था। डेली राउंड की जो ड्यूटी होती है, फिर मैंने वार्ड में भी पता किया और सब जगह मैंने मरीजों से पूछताछ की। सर कितने डॉक्टर थे? डॉक्टर कोई भी डॉक्टर उसमें ओपीडी तो में तो कोई डॉक्टर नहीं मिला। तो उसमें अटेंडेंस रजिस्टर में जब मैंने देखा तो कुछ डॉक्टर की उसमें अटेंडेंस लगी हुई। और बाद में वो जब मैं वहाँ सीएमएस साहब के उसमें रूम में गया तो वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स मुझे मिले जो कि जब ये अटेंडेंस लगा रहे थे। ठीक है सर। रामचरितमानस पर अशोभनीय टिप्पणी का मामला आजमगढ़ में भी सुर्खियों में बना हुआ है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में उबाल है। शुक्रवार को हरिवंश मिश्र के नेतृत्व में कलेक्टर चौराहे पर सपा नेता स्वयं प्रसाद मौर्य का प्रतीकात्मक पुतले को जल्लाद की भूमिका निभाते हुए मिथिलेश चौरसिया ने फांसी पर चढ़ा दी। इसके बाद हिंदू चारण मंच, गौरक्षा प्रकोष्ठ, विश्व हिंदू महासंघ, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन, विश्व हिंदू महासंघ ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर सपा नेता स्वयं प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। क्या उम्मीद कर सकते हैं? और आज जब हिंदू धर्म और सनातन धर्म और पवित्र ग्रंथ पर बात आई तो उन्होंने क्या किया कि उसको अपना सचिव बना लिया, राष्ट्रीय सचिव बना करके प्रदर्शित कर दिया कि हिंदू विरोधी होने का अपना एक प्रमाण पत्र दे दिया। जहां कि उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, वहां पे इन्होंने एक सचिव बना दिया। इसलिए मैं आज ज्ञापन बनाया हूं, महामहिम को एक ज्ञापन दिया जाएगा हमारे हिंदू संगठनों द्वारा कि इस पे राष्ट्रद्रोह जैसे उनके पे मुकदमा कायम करके उनको जेल में डाला जाए। चुनाव आयोग से मैं अपील करता हूं कि एक पवित्र सदन में इनका जो सदस्यता है उसको तत्काल निरस्त किया जाए, यही मेरी मांग है। आज क्या कार्यक्रम किया पुतला उतला का फिर? देखिए, आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, हमारे हिंदू संगठनों ने कार्यक्रम किया है और चौराहे पे हमारे एक कार्यकर्ता ने जल्लाद बन करके उसको फांसी देने का काम किया। हरिवंश मिश्रा सनातन धर्म में हिंदू और एक ब्राह्मण परिवार का बेटा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा सनातन धर्म पवित्र ग्रंथ का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जिस हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य नेवला गुरु ने जो बोला है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जो हमारे ग्रंथ की प्रतियां जलाई गई हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के घर कोई मरेगा तो राम नाम सत्य कहेंगे। नेवला गुरु सत्य अगर कह दे तो मैं मान लूं, लेकिन वो राम नाम सत्य कहेंगे, नेवला गुरु सत्य नहीं बोलेंगे। और इसी कोई किसी प्रकांड पंडित को बुला करके ही कर्म कराएंगे, जो कि आज एक मैं आपको बता दूं लीडर और डीलर में अंतर होता है। ये लीडर नहीं है, ये डीलर है। ये केवल 85 और 15 की राजनीति करता है और डीलिंग करता है आकर के कि किस तरीके से हमारा परिवार, हमारे लोग
आगे बढ़ें, लेकिन देश की चिंता इसको नहीं है। अनाप शनाप बोल करके ये केवल मीडिया में और अपना नाम चर्चित करने के लिए बना रहता है। मैं आपको बता दूं कि जहां पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है, विकास की राह पर चल रहा है, कहीं पर कोई भी विपक्ष को मुद्दा नहीं मिल रहा है, लेकिन वाह रे माननीय अखिलेश यादव जी कि आपने तो अपनी करनी और कथनी दोनों ने प्रदर्शित कर दिया है। अखिलेश यादव जी ने क्या किया है मैं आपको बता दूं। आप देख लीजिए कि एक पिता के सुयोग्य पुत्र थे, इन्होंने उनकी कुर्सी किस तरह से छीन ली, इन्होंने उनके राष्ट्रीय पद को छीना है, इन्होंने उनके अपने चाचा को बाहर का रास्ता दिखाया है, अपने चाचा को मजबूर किया कि अपने कुर्सी के हत्थे पे बैठने के लिए आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीण राम रावण ने बताया कि विकास कार्य के लिए विकासखंड पलानी की ग्राम सभा कोल ककराटा में से भितरी दाऊदपुर गांव के बीच टॉस नदी पर पुल पास हुआ है, जिसका सर्वे विवरण सेतु निगम द्वारा किया गया। 13 अगस्त 2022 प्रस्तावित स्थल पर 4x25 मीटर व्यवस्था के 108-88 मीटर के सेतु पहुंच मार्ग 400 मीटर में अति पहुंच 1300 मीटर की आवश्यकता है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2025,45,000 है, परंतु विभाग द्वारा अभी तक पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। और क्या कुछ कहा सुनिए। क्या नाम है? रामा राव। क्या मामला है आप लोग यहाँ? हमारे यहाँ का मामला यह था कि हम लोग ग्राम सभा कोल ककराटा दाऊदपुर भीतरी से आए हुए हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहाँ पुल का जो मैटर चल रहा है उसमें हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिए थे। उस ज्ञापन का संज्ञान लेने के लिए आज हम पूरे क्षेत्र के लोग लगभग आए हुए हैं कि हमारे पुल की प्रक्रिया क्या चल रही है। ठीक है, हम लोग काफ़ी लगभग 2001 से यहाँ संघर्ष करते हुए आ रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी हो पुल बनाने की, लेकिन काफ़ी संघर्ष करने के बाद इस बार हमारा पुल आया भी हुआ है, पास भी है, बजट भी पास है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग उस पुल को उठाकर दूसरे जहाँ बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पुल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं डीएम साहब को ज्ञापन दिए कि जहाँ लोगों की आवश्यकता हो, जहाँ से क्षेत्र के लोगों की समस्या दूर हो, आने जाने की सुविधा हो, 50 गांव का फ़ायदा है, जहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं आनी ग्राम सभा कोल ककराटा दाऊदपुर भीतरी में। ठीक है, थैंक यू। कौन लोग हैं जो उस क्षेत्र के कुछ कौन लोग हैं भाई? असामाजिक लोग हैं जो केवल पर्सनल अपने फायदे के लिए पुल व्यक्तिगत हित के लिए मतलब एक स्थान पे बनवाना चाहते हैं। किसी नेता का हाथ नहीं है। आज क्या आश्वासन मिला? आज आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द बाढ़ अधिकारी को सूचित कर दिया जाएगा। सूचित करने के बाद जहां आप लोग मांग कर रहे हैं वहीं पर आप लोगों की मांगें पूरी होगी। नगर बीआरसी मुख्यालय पर शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों एवं प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम संत रंजन ने उपस्थित लोगों को अपने संबोधन में कहा कि समन्वय स्थापित करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के द्वारा विद्यालयों का चौमुखी विकास करने पर बल देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप निपुण भारत के लक्ष्य एवं डीबीटी के विषय में प्रकाश डाला। खंड शिक्षा अधिकारी रविकेश कुमार ने कहा कि विद्यालयों में ग्राम प्रधानों द्वारा कराए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिन विद्यालय में बाउंड्री वॉल, किचन का सुंदरीकरण, दिव्यांग शौचालय के साथ जिन विद्यालय रैंप नहीं है, कृपया ग्राम प्रधान का जरूर कराएं। गांव विद्यालय आप ही लोगों का है। इस दौरान प्रधान संघ के अध्यक्ष एहतराम खान, डॉक्टर माहेश्वरी कांत पांडे, पप्पू यादव, भगत मौर्य, रमाशंकर सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के महिपालपुर गहजी स्थित ब्राह्मलीन संत ब्रह्मर्षि श्री मौनी बाबा रामलाल दास जी महाराज के आश्रम में चल रहे अखंड श्री रामचरितमानस पाठ के समापन पर श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बताया कि विश्व कल्याण के उद्देश्य से आश्रम के महंत हरिप्रसाद दास जी की अध्यक्षता में गत 1 फरवरी से चल रहा अखंड श्री रामचरितमानस पाठ 27 फरवरी तक चलेगा एवं इसी क्रम में 28 फरवरी से 4 मार्च तक श्री विष्णु महायज्ञ आयोजित है। मानस पाठ में स्वामी जयप्रकाश दास, चंद्रभान सिंह, सुधाकर चौबे, सुभाष चंद्र शास्त्री, विवेक तिवारी, विनोद यादव, जगरूपन यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बलिया से खबर है जहां उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत छोड़ो यात्रा नहीं बल्कि प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। वही बीएचपी द्वारा रामायण के मुद्दे पर चुनाव आयोग से सपा और आरजेडी की मान्यता रद्द करने की मांग पर कहा कि फैसला चुनाव आयोग को करना है, पर रामायण की चौपाइयों को अगर कोई समझ ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। कांग्रेस को भारत छोड़ो यात्रा नहीं प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ये कहा है। आज उन्होंने कहा कि आज भारत बहुत मजबूत हुआ है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। G20 सम्मेलन का नेतृत्व पीएम मोदी के हाथों मिला है। मंत्री ने कहा तो देश आपस में युद्ध करते हो और भारत का झंडा पहुंच जाए तो युद्ध विराम हो जाता है। राहुल गांधी को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। आयोग से समाजवादी पार्टी और आरजेडी की सदस्य मान्यता रद्द करने की मांग की है, क्या कहना चाहेंगे?
रामचरितमानस पे पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, शोध चल रहा है और तुलसीदास जी की एक चौपाई आज भी सार्थक है। समाज में हर वर्ग में हर व्यक्ति के जीवन में आज जो घटित हो रहा है वो आज ये महसूस होता है वो जो तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले लिखे और तुलसीदास जी की एक चौपाई भी यदि सही से समझ लें तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये केवल अपनी राजनीति करने के लिए, चर्चा में आने के लिए लोगों के पास कोई जो है और मुद्दे नहीं है, तो अब जो मुद्दा विहीन लोग जो है आज इस तरह की बातों को उठाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग से वक्त मांगा है वीएचपी ने इस मुद्दे पर जो है, तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी जिस तरीके से लगातार शूद्रों को लेकर, शब्द को लेकर जो है वो सामने आ रही है, क्या उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए? ये तो चुनाव आयोग का प्रश्न है, चुनाव आयोग क्या करेगा, लेकिन ये सब लोग जो है केवल राजनीति में चर्चा में आने के लिए इस तरह से। सर, अंत में सिर्फ एक सवाल, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली, समापन उसका श्रीनगर में हुआ, तमाम पार्टियों को, विपक्ष की पार्टियों को उन्होंने बुलावा दिया, लेकिन केजरीवाल, मायावती सहित तमाम लोग जो है उसमें शामिल नहीं हुए, तो कांग्रेस के इस पहल को, भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? और विपक्षी एकता की जो बात कही जा रही थी उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा गलत समय में राहुल गांधी जी निकाली। आज भारत बहुत मजबूत हुआ है और आज पूरे दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 का नेतृत्व करने का अवसर भारत को मिला है। दो देश आपस में युद्ध करते हों तो आज जो है भारत का तिरंगा पहुंचता है तो युद्ध विराम हो जाता है। तो भारत आज मजबूत हुआ है। राहुल गांधी जी को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए कि जो कांग्रेस की जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए प्रायश्चित के लिए निकलते ज़्यादा। अंत में सिर्फ एक सवाल सर, शिला आ गई है, अयोध्या पहुंच गई है नेपाल से, पूरा देश जो है अब मूर्ति का इंतजार कर रहा है भगवान श्री राम और माता सीता का, कितनी खुशी है सर आपको? देखिए, भगवान श्री राम का नाम लेकर के लोग अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। ऐसे भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति बनने वाली है। पहले मंदिर का निर्माण आप देख रहे हैं किस भव्यता के साथ हो रही है। ये केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की जो है आज जो है निगाहें भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में जो बन रहा पर लगी हुई। जिले से है जहां शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग के राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले भदोही पुलिस के हाथे चढ़ गए। इसमें 5 अंतर जनपदीय तस्कर के साथ 60 किलो गांजा पकड़ा गया। मालूम है कि गुरुवार की देर रात्रि में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जंगीगंज ओवरब्रिज के पास ज्ञानपुर क्षेत्राधिकारी के साथ उस पुलिस वाहन चेकिंग के दरमियान अंतर जनपदीय गांजा तस्करों के कब्जे से 3 बोरी में कुल 60 किलो नाजायज गांजा तस्करी में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन, क्रेटा और 6 मोबाइल फोन के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रवि यादव उर्फ मंगल जनपद गाजियाबाद, मोहम्मद कासिम जिला संभल प्रांसान शर्मा जनपद गाजियाबाद, शिवनाथ जनपद शंखल संभल, मोहम्मद फैजान संभल को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से मिले गांजा वाहन मोबाइल की कीमत 30 लाख में बताई गई है। पुलिस अधीक्षक ने टीम को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। आज जनपद में थाना प्रभारी पुंछ और उनकी टीम द्वारा एक उल्लेखनीय कार्य किया है। रात्रि में इन्फॉर्मर की सूचना पर इन्होंने 5 तस्करों को पकड़ा है जो सोनभद्र से लगे बिहार सीमा से एक क्रेटा गाड़ी में गांजा तस्करी करके ले जा रहे थे। इनकी सूचना पर इन्होंने उनको रोका। जब वो रोका तो वो गाड़ी को डिवाइडर पे चढ़ा दिया और डिवाइडर से टकरा करके वो गाड़ी के दोनों अगले पहिए भ्रष्ट हो गए, रुक गए। क्योंकि उनको चोटें आई थी, फिर उन्होंने जब उनको रोक करके तलाशी ली है, उनकी गाड़ी से 3 बोरियों में भरे हुए 60 किलो गांजा और उनके तलाश उनके पास से कुछ 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और गाड़ी का कोई उनके पास पेपर नहीं है, DL नंबर की गाड़ी है, संभवतः गाड़ी भी चोरी की हो सकती है। इसमें जो पकड़े गए हैं 5 व्यक्ति, उनमें से एक रवि यादव और प्रशांत शर्मा, ये जनपद गाजियाबाद के निवासी हैं। रवि यादव क्रिमिनल है जिस पे 11 मुकदमे हैं, उस पर लूट के कई मुकदमे हैं, NDPS के और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे हैं। प्रशांत शर्मा के ऊपर 2 मुकदमे हैं। इसके अलावा 3 लोग जो हैं, शकील, कासिम, शिवनान और फैजान, ये 3 जो है संभल के रहने वाले हैं और ये लोग वहाँ से आकर के गांजा ले जा करके अपने एरिया में तस्करी करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। इस पूरी टीम ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से
इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। और इनके जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनसे जो सूत्र मिले हैं उसको हम आगे डेवलप करके कि ये तस्करी कहाँ कहाँ से लेकर के जा रहे हैं और कौन लोग सप्लायर हैं उन तक पहुँचने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जौनपुर में दबंग सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा अवैध अतिक्रमण खाली कराने गए थे, किस तरह से खड़े एक मोटरसाइकिल पर लात मारकर गिराने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल मोटरसाइकिल वायरल वीडियो में किस तरह से दबंगई से खुलेआम लात मारते दिख रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह। जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में ये कहा गया है कि सभी शहरों में अनावश्यक जो तौर पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। इसी के क्रम में हमारे द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। आज जो है पुनः तीसरी बार मेरे द्वारा टीआई साहब के साथ जेसी से ओलनगंज वाले रोड पर और ओलनगंज जेसी से इधर जो है टीडी कॉलेज जो है यहाँ तक का एक अभियान चलाया गया है। और कि जो भी अतिक्रमण करके जब जिन्होंने गाड़ी और जो है 4 पहिया वाहन खड़ा कर रखा था उनका 3-4 वाहनों का चालान भी काटा गया है और कुछ वाहनों को और अनावश्यक जो खड़े हुए थे उनके सामान को लाद कर नगर पालिका के लिए जुर्माने के लिए रख लिया गया। ये कार्रवाई अभी तो चलती रहेगी निरंतर? जब तक शहर ये अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता है तब तक ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। ठीक। आम जनमानस को सुरक्षित व प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा झोला छाप, डॉक्टरों पर पाबंदी लगाने व विशेषज्ञ प्रशिक्षित चिकित्सकों से इलाज कराने के लिए भले ही निर्देश जारी किया जाता है, किंतु स्वास्थ्य महकमा जिनके भरोसे लोगों के सुरक्षित इलाज की उम्मीद करता है, जब वही लोग आम आदमी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए इलाज की कमान अप्रशिक्षित हाथों में सौंप दे तो परिणाम का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ मामला महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिला, जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के रसोइये द्वारा लोगों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश झा से जब पूछा गया तो पहले तो डॉक्टर साहब रसोइया द्वारा इंजेक्शन लगाने की बात से साफ इनकार करते हुए इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया पर पत्रकार के सवाल को उसकी आपत्ति से जोड़ दिया। फिर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे अस्पताल पर मरीजों का बहुत अधिक लोड, ऐसे में यदि मेरे द्वारा उससे सेवा ली जा रही है तो इसमें बुराई क्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति को मेरे द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, वह इंजेक्शन लगा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अधीक्षक साहब ने तो पत्रकार के सवाल को मुजरिमों की तरह कटघरे में खड़ा करते हुए परशुरामपुर में डॉक्टर न होने की बात करते हुए पत्रकार से ही डॉक्टर आपूर्ति की मांग कर दी। पत्रकार के सवाल पर अधीक्षक साहब के जवाब पर जब सवाल खड़ा होने लगा तो वे पत्रकार को अस्पताल आकर सवाल पूछने की बात कहते हुए रसोइयों का इंजेक्शन लगाना उचित ठहराया और अस्पताल पर मरीजों की अधिकता का हवाला देते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि स्वास्थ्य केंद्र पर 3 फार्मासिस्ट और दर्जनों स्वास्थ्य विशेषज्ञों की तैनाती की जरूरत ही क्या है। और ऐसे जिम्मेदार लोग क्षेत्र के चट्टी चौराहों पर प्रतिस्थापित झोलाछाप डॉक्टरों तथा शासन की मंशा के विपरीत संचालित हो रहे चिकित्सालयों व मेडिकल स्टोरों पर आकर कैसे प्रभावी कार्रवाई करेंगे। पत्रकार और चिकित्सक के बीच हुई बातचीत की ऑडियो का कुछ अंश आपको सुनाते हैं। नमस्कार। सर, आपके यहाँ से एक वीडियो हमको वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखा जा रहा है कि कोई कुक है, वो इंजेक्शन लगा रहा है कुत्ते वाला का जो रेबीज इंजेक्शन होते हैं ना, वो लगाते हुए दिखा रहे हैं। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं, उन्हीं को लगा रहा है। क्या ये सत्य है क्या? मतलब क्या लगाया जा रहा है, मतलब नहीं समझ रहे हैं। इंजेक्शन लगाया जा रहा है आपके द्वारा जो आपका कुक है वो लोगों को इंजेक्शन लगा रहा है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और नौजवान भी शामिल हैं, सबको इंजेक्शन। नहीं, रेबीज का इंजेक्शन लग रहा है तो क्या आपत्तिजनक क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ऑथराइज्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कुक तो ऑथराइज्ड इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं होगा ना। कौन कुक? जी नहीं, कोई कुक नहीं है, कोई कुक नहीं है। अच्छा, ये जो है तो कौन जानकारी दिया कि कुक इंजेक्शन लगा रहा है? नहीं, एक वीडियो वायरल हुआ है सर। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आपसे भी कंफर्मेशन जरूरी होता है ना सर।
आप इंजेक्शन अच्छे हैं डॉक्टर साहब? कोई कुक नहीं है, जैसे मेरे द्वारा ट्रेंड पर्सन है। जैसे यहाँ पे जो है जैसे भीड़ ज्यादा रहती है, लोड ज्यादा है, कर्मचारी जैसे मान लीजिए फार्मासिस्ट दो जो है कहीं पे छुट्टी पे गए हैं, तो मेरा ट्रेंड व्यक्ति है और कोई वो किसी को पैसा तो ले नहीं रहा है, जैसे मेरे द्वारा ट्रेंड है। अच्छा अच्छा, आपके द्वारा ट्रेंड है, ट्रेंड है उसके जो भी हमारे फार्मासिस्ट या कोई भी है उनके द्वारा और हमारे द्वारा ट्रेंड है। तो उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है सर ट्रेंड होने का कि हाँ वो इंजेक्शन लगा सकता है या दवा दे सकता है या प्रैक्टिस कर सकता है? प्रैक्टिस क्यों करेगा? प्रैक्टिस तो हम भी नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो वो क्या प्रैक्टिस करेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुद तो ये प्राइवेट होगा, गवर्नमेंट से मिला नहीं होगा। नहीं मतलब आपका क्या कहना है कि हमारे काम किसी के काम में सहयोग ना दे? नहीं हम ये नहीं कहना चाह रहे, हम नहीं कहना चाहते। नहीं बात कहाँ से आप कहाँ से? हम देखिए डॉक्टर साहब, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। यदि वो ट्रेंड है, सरकारी कर्मचारी है या गैर सरकारी कर्मचारी है, वो नहीं आप यहाँ आने का कष्ट क्यों नहीं करते? कहाँ पे सर? फोन पे इतनी बात कर रहे हैं, कहाँ पे सर? अस्पताल पे। हाँ ठीक है सर, आ जाते हैं। अगर आप हमको कुछ बताना चाहते हैं तो आते हैं। यहाँ पे जैसे किस तरह से वो सहयोग कर रहा है, किस तरह से हमारे काम में सहयोग हो रहा है। यहाँ पे पेशेंट की आपको संख्या पता है? किसकी? पिछले एक साल में जब से मैं आया हूँ, इस साल में पिछले साल 22,000 पेशेंट था, इस साल जो है 35,000 पेशेंट है। जी जानकारी है आपको ये? नहीं सर, आप तो हमारे स्टेशन अफसर हैं, आप अगर जानकारी देंगे तो हम उसको रखेंगे। हमको क्या जानकारी, हम विभाग के भी तो नहीं है ना सर। इसको तो कोई वायरल नहीं कर रहा है कि भाई अस्पताल में कैसे 22,000 से 35,000 पेशेंट हो गया। यानी श्रीमान हमने कहने का ये तात्पर्य लगाया जाए, कहने का ये तात्पर्य लगाया जाए प्रैक्टिस पेशेंट जो है आपके यहाँ लगा जाए 11,000 आ जाए। बात सुनोगे? जी बताइए। बातचीत में दो चीज होती है, बोला जाता है, सुना भी जाता है। जी बिल्कुल सुना जाता है। आप बोलते जाओगे? नहीं हम क्यों बोलेंगे सर, बोलने के लिए आप प्राइस है सर। नहीं बोलने के लिए नहीं। अगर 15,000 मेरे पास पेशेंट है और मेरे पास स्टाफ उतना ही है, कैसे मैं कर लूंगा काम? नहीं तो इसके लिए सर सरकार का गठन हुआ है, आप सरकार से अपने अधिकारियों से डिमांड करें, ये करें, वो तो डिमांड पूरा हो रहा है। आप जानते हैं पास में बरसुरामपुर अस्पताल है? जी जानते हैं। जी जानता हूँ। वहाँ पे मेरे पास एक डॉक्टर नहीं है MBBS। अच्छा हाँ आप पूरा करा दीजिए, करिए वायरल। अरे सर हम क्यों पूरा कराएंगे? हमारा या हम अधिकारी है या फिर हम जो है आपके उस विभाग से संबंध रखते हैं जाओगे कि हम तो बात करने के लिए आप आओगे नहीं अस्पताल, फोन पे आप इतना ज्यादा बात करते हो। हॉस्पिटल आ जाता हूँ सर, हॉस्पिटल आ जाता हूँ। मैं 10 मिनट में नहीं है बात करने के लिए, आप फोन पे जो है हमको बिना मतलब 10 मिनट में आपके पास आ जाता हूँ। बात करने में क्या, आप हमारे अधिकारी हम आपसे पूछेंगे, हम आ रहे हैं कोई बात है तो बिल्कुल। फोन पे बात बहुत नहीं हो पाती है। और चलिए मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। कोई बात है करनी, आपको समय हो फुर्सत तो आप फुर्सत निकाल के आ जाए। 10 मिनट में अगर आप फुर्सत में हो सर, मैं 10 मिनट के लिए आ जाऊँ। 10 मिनट में? नहीं आप 2 बजे के बाद आइए, 2 बजे तक हमारे यहाँ पे पेशेंट ज्यादा रहते हैं। अच्छा तो यही है कि 2 बजे बाद आके आपसे बात करूँगा सर। हाँ ठीक है, ठीक बात। खबर भदोही जिले से है, जहां गोपीगंज कोतवाली के अमवा माफी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पोते की मौत की सूचना मिलते ही दादी की भी मौत हो गई। एक ही परिवार में हुए 2 मौतों को लेकर जहां परिवार में कोहराम मचा हुआ, वहीं पूरे गांव में मातम का माहौल बना रहा। बताया जाता है कि गांव निवासी राहुल गुप्ता 22 वर्षीय जो BSc द्वितीय वर्ष का छात्र पुत्र बबलू गुप्ता को बुधवार की देर रात उल्टियां होने लगी, इसलिए एक परिजन गोपीगंज निजी हॉस्पिटल में भर्ती किए, जहां से गुरुवार को हालत बिगड़ने पर भदोही के लिए रेफर किया गया और उपचार के दौरान देर रात युवक की मौत हो गई। वहीं पोते की मौत की सूचना मिलते ही छात्र की दादी केसा देवी 55 वर्षीय पत्नी सदानंद गुप्ता की भी मौत हो गई। एक ही परिवार में हुए 2 मौतों को लेकर परिवार में जहां कोहराम मचा रहा और लोग रोते बिलखते रहे, वहीं गांव में भी मातम का माहौल बना रहा।
बताया जाता है कि राहुल गुप्ता 2 भाइयों में बड़ा था। राहुल के पिता हैदराबाद में प्राइवेट नौकरी करते हैं। वही मामले में पूर्व ग्राम प्रधान नंदलाल पांडे ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि निहायत गरीब परिवार के लोग हैं जिनका सरकार सहयोग करे। युवक था जी, शीत के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसके सदमे में इसकी दादी का भी देहांत हो गया। इस परिवार पर बहुत बड़ा प्राकृतिक और ईश्वरीय आपदा आ गई है। इसके सहयोग के लिए हम चाहेंगे कि आप शासन से, जिला प्रशासन से अपील करें कि इसके उत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए थोड़ा पारितोषिक या उसके सहयोग के लिए कुछ दे करके इसको मजबूती प्रदान करें। इसके माता पिता बाहर रह करके परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी का काम करते हैं। अब सुनने के बाद वहाँ से लोग आ रहे हैं, ये जात के तेली हैं और उसके बाद बहुत गरीब आदमी हैं। गरीबी की स्थिति तो बात की है, लेकिन ईश्वरीय स्थिति जो बन गई है इसमें सारी मानवीय संवेदना और गांव के लोग सब कुछ तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब जो स्थिति बन सकती है आप अपने माध्यम से आप तीसरी आंख खोल करके पत्रकारिता से इसको जो सहयोग हो सके दिलाने की कृपा करें। यही हमारी और पूरे गांव के सारे लोगों की इच्छा। संत कबीर नगर में महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए 8 फरवरी को भजन गायक कमलेश उपाध्याय पहुंच रहे हैं और साथ ही मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी पहुंच रही हैं। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम आयोजित होगा। 7 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। कबीर स्थल मगहर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। नमस्कार, मैं हूँ कमलेश उपाध्याय हरिपुरी मुंबई से। मैं आ रहा हूँ संत कबीरदास जी की पुण्य धरा पर संत कबीर नगर में मगहर महोत्सव में 8 फरवरी को शाम के समय। आप सब जरूर पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ मैथिली ठाकुर। मैं आ रही हूँ आपके अपने शहर संत कबीर नगर में 9 फरवरी को मकर महोत्सव में अपनी प्रस्तुति लेकर आप सभी के सामने परफॉर्म करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ ज़िला प्रशासन का जिन्होंने हमें बुलाया। तो आप सभी से मिलते हैं 9 फरवरी को आपके अपने शहर संत कबीर नगर में। धन्यवाद। शामली व एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई। शामली पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक 25,000 रुपये के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने के बाद उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि यह मुठभेड़ जनपद शामली के थाना कांधला क्षेत्र के ईसोपुर टील के जंगलों में हुई। अलसुबह स्थानीय पुलिस व एसओजी टीम ने गांव ईसोपुर टील में चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। इस दौरान बाइक सवारों ने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। सर में एक मुठभेड़ हुई है, सर क्या पूरा मामला? देखिए, पुलिस अधीक्षक शामली महोदय के निर्देशों के अनुक्रम में कल रात्रि में जनपद शामली पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों, इनामिया जो अभियुक्त थे और वारंटियों की गिरफ्तारी का एक अभियान चलाया गया था, जिसमें इस जनपद में रात्रि में कुल 11 अपराधियों की गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। जो सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी थी वो थाना कांधला और एसओजी की टीम द्वारा एक इनामिया जो 25,000 का इनामिया था, जो एक दुर्दांत अपराधी था, जिसपे उत्तर प्रदेश के अलावा तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली में भी लूट और इत्यादि के तमाम मुकदमे कहा है। लगभग 1 दर्जन के आसपास उसके खिलाफ उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। इसको भी मुठभेड़ के बाद उसकी गिरफ्तारी करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार थाना कांधला अंतर्गत उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। पुलिस द्वारा जब उसको रोकने का प्रयास किया गया था और उसके द्वारा जवाबी फायर जो की गई थी, उस स्थिति में आत्म सुरक्षार्थ पुलिस ने उसको जो गोली चलाई थी, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था और इसमें विधिक कार्रवाई कराई गई है। कुल मिलाकर के एक दुर्दांत अपराधी जिसमें 25,000 का इनाम था, एसओजी और थाना कांधला की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है और जनपद पुलिस द्वारा कुल 11 अभियुक्तों की कल रात्रि में गिरफ्तारी कराई गई। सर किस घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे और कहाँ ये तमाम चूँकि पहले के इनके लूट वगैरह के चीज़ थे, रास्ते में मिले थे इनकी जो जिसमें वांछित भी चल रहे थे। ये एक घर में 2020 में
घुसे थे और घुसने के बाद उस परिवारजन के साथ मारपीट भी किया गया था और अभियोग का पंजीकरण कराया गया था, जिसमें 82-83 की कार्रवाई भी हुई थी और इस तरीके से दुर्दांत अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। ठीक।